नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेस्ट क्राइम बेनकाब जोन समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पेश है आज की ताज़ा खबर है जी। पहली दुखद खबर है जो है आपकी हाथरस में जो एक सत्संग के अंदर 116 लोग मरे, उससे रिलेटेड। तो इसके बारे में हम आपको पूरी इसकी न्यूज़ बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं और उस बाबा की भी पोल खोलते हैं। ठीक है। तो जी हाँ, सत्संग में भगदड़ हुई, 116 मरे। हाथरस के गांव में भोले बाबा के सत्संग में हुआ हादसा, मृतकों में अधिकांश महिलाएं और बाबा फरार। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में के सिकंदराऊ क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई और जिसमें 116 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 140 लोगों के मरने की खबर है, लेकिन अलीगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजी शलभ माथुर ने बताया कि हाथरस में भगदड़ की घटना में 116 लोगों की मौत हो गई है। एटा और हाथरस से दोनों सटे जिले हैं और सत्संग में एटा के लोग भी शामिल होने पहुंचे थे। एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि ये घटना पुलराई गांव में सत्संग में हुई, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में पुलिस पहुंच चुकी है। हादसे के बाद सूट बूटधारी बाबा वहां से भाग चुका है। हाथरस के सिकंदराऊ में भोले बाबा का समागम हो रहा था और जब समागम का अंत हो रहा था तब उमस काफ़ी थी। ऐसे में लोगों के बाहर निकलते समय भगदड़ मच गई। मरने वालों की संख्या पूछे जाने पर जिला अधिकारी कुमार ने कहा था कि अभी घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और प्रशासन की प्राथमिकता घायलों का समुचित उपचार करना और मृतकों के परिवारों को प्रशासनिक सहायता पहुंचाना है। जब उन्हें याद दिलाया गया कि एटा के अधिकारियों द्वारा सिर्फ वहां पोस्टमार्टम हाउस पर 27 मरने वालों के शव पहुंचने की ही पुष्टि की गई है, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक लगभग 50 से 60 लोगों के मरने की संख्या सामने आई है। कुमार से जब पूछा गया कि सत्संग की अनुमति किसने दी, तो उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी। यह निजी आयोजन था जिसमें सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन अंदर की व्यवस्था उनके द्वारा आयोजकों को द्वारा ही की जानी थी। आलम यह था कि शवों के बीच अनेक लोग तड़प रहे थे और डॉक्टरों की भी भारी कमी थी। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर लाशें बिछी हुई थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने की बात कही जा रही थी। योगी ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। योगी जी ने अपर पुलिस महानिदेशक आगरा और आयुक्त अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जनपद हाथरस में हुए हादसों का संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जी हाँ, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बाबा का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, हाथरस भगदड़ मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि बाबा को एफआईआर में शामिल नहीं किया। ये बहुत ही गलत बात है। हाथरस जिले के सिकंदराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर में बाबा यानी साकार विश्व हरि का नाम नहीं है। शवों के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उनकी मौत सोने
सीने में चोट के कारण खून जमने और दम घुटने और पसलियों में चोट के कारण हुई है। मंगलवार को हुई भगदड़ की इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारी ने बताया कि पूरा पुलिस चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक ब्रजेश पांडे की तहरीर पर मंगलवार देर रात सिकंदराव थाने में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 110 गैर इरादतन हत्या के प्रयास, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 223 लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा, 238 साक्ष्यों को मिटाना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में कहा गया है, आयोजकों ने पिछले कार्यक्रमों में पहुंची लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस बार 80,000 अनुयायियों के इकट्ठा होने की बात प्रशासन को बताई थी। इसके अनुसार ही सुरक्षा की व्यवस्था की थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचे थे, जिससे अव्यवस्था पैदा हो गई। आरोप लगाया गया है कि सत्संग के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के प्रवचन के बाद वह अपनी गाड़ी में सवार होकर आयोजन स्थल से निकल रहे थे, तभी अनुयायियों ने उनकी गाड़ी के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया। इस दौरान लाखों की भीड़ के दबाव के कारण कुछ लोग कुचले गए। घायलों से मिले योगी। अफसरों से ली रिपोर्ट। हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी फुल एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं हाथरस पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर सीएम योगी सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों का हाल चाल जाना और डॉक्टरों को सभी घायलों की समुचित उपचार के निर्देश दिए। यही नहीं, बरसते पानी के बीच सीएम घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से पूरा घटनाक्रम का ब्यौरा मांगा। सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 मंत्रियों की टीम और मुख्य सचिव और डीजीपी को तत्काल हाथरस के लिए रवाना किया था। यही नहीं, सीएम ने घटना की जांच के लिए एडिशनल डीजीपी आगरा और मंडल आयुक्त अलीगढ़ को नियुक्त किया और 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, जिसमें उन्होंने घटना में साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हादसा था या कोई साजिश, और अगर साजिश थी तो इसमें किसका हाथ है। उन सभी पहलुओं को जानने के लिए हम न्यायिक जांच भी कराएंगे, जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें प्रशासन और पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारियों को रखकर घटना की तह में जाएंगे और जो भी इसके लिए दोषी होगा उन सभी को सजा दी जाएगी। न्यायिक आयोग गठित। हादसे की न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वितीय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। न्यायिक जांच आयोग में रिटायर्ड आईएएस हेमंत राय और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। कहाँ है नारायण बाबा साकार हरि। मंगलवार की भगदड़ के बाद से कहा जा रहा है कि बाबा भूमिगत है, और यानी वो कहाँ है इसके बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं है। पुलिस ने भोले बाबा की तलाश में मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी अभियान चलाया। बाबा को कहीं पता नहीं चला। मुख्य आयोजक देव प्रकाश परिवार सहित
भी लापता है। देव प्रकाश के घर पर हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जय भीम के नारे लगाए। वहीं स्थानीय लोगों ने आयोजक देव प्रकाश मधुकर और सत्संग के आयोजन में प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा सहित 78 आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इस तरीके की घटनाक्रम जो होते हैं। हाथरस में सत्संग बना शमशान, हर तरफ हाहाकार और मौत की चित्कार। हमेशा सूट बूट में रहता है भोले बाबा। महंगा चश्मा पहनने वाला बाबा और उसकी फौज हादसे के बाद भाग निकली। जिन भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ वे पहले पुलिस विभाग में थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले हैं और साकार विश्व हरि के नाम से जाने जाते हैं। बाबा सफ़ेद सूट पहनकर टाई लगाता है और उसके वर्दी वाले स्वयं सेवक हमेशा उसके साथ रहते हैं। वारदात के बाद महंगे चश्मे पहनने वाला बाबा और उसकी फौज वहां नजर नहीं आई। सब के सब सरक गए। बताया जाता है कि वे पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया। वे अपनी पत्नी के साथ सत्संग का कार्यक्रम करते हैं और पटियाली वाले साकार विश्व हरि बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बताया जाता है कि कोरोना के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज़्यादा लोग उनके सत्संग में आए। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा रही थी। इस बार भी कहा जाता है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन ने बताई गई थी, उससे ज़्यादा लोग जुटे थे। बाबा की चरण धूलि के लिए मची थी भगदड़। बाबा की कार तो निकल गई और श्रद्धालु एक के ऊपर एक गिरते चले गए। सिकंदराव थाने के SHO आशीष कुमार ने कहा कि भगदड़ वस्तुतः अत्यधिक भीड़ होने की वजह से हुई। बाबा की चरण धूलि पाने के लिए भगदड़ मच गई। सत्संग में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ जयपुर से आई एक महिला ने बताया कि सत्संग के समापन के बाद लोग एकदम से बाहर निकलने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही बाबा का काफिला निकला, उनकी कारों के पीछे लोग भाग पड़े और देखते ही देखते एक के ऊपर एक गिरते चले गए। सिकंदराव के विधायक वीरेंद्र सिंह नारायण ने बताया कि एक दिवसीय सत्संग सुबह मंगलवार से शुरू हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई, भगदड़ मच गई। जी हाँ, ये एक तरीके से अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। हाथरस वाले बाबा कोई बाबा नहीं है, वो निकले हैं कर्मकांडी। ये सच्चाई आप तक पहुँच रही है। चश्मदीद ने खोली पोल। शराब से लेकर शबाब तक का आदी है ये बाबा। विशेष व्यक्ति होने का करता है ढोंग। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या 121 पहुंच गई, लेकिन इस घटना के बाद से ही भोला बाबा फरार है। पुलिस भी बाबा की तलाश में उसके ठिकानों पर छापे मार रही है। पुलिस ने इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक चश्मदीद ने भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रंजीत सिंह के अनुसार भोले बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपने पास विशेष शक्ति होने का ढोंग करता है। रंजीत सिंह ने कहा कि मेरे पापा इनके आश्रम में 15 साल रहे हैं। भोले बाबा का जहाँ गांव है, हम वहीं से हैं। मेरा बचपना उसी गांव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू थे, जो किसान थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसा दिया। इसके बाद यहाँ लोग आने शुरू हुए। ये एजेंटों को पैसा देकर यह कहलवाता था कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। जैसे बाबा बोलते थे, उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे, जिससे जनता भ्रमित होती थी। समय बीतता गया, बाबा के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। दूसरे राज्यों से भी बाबा के सत्संग आयोजन होने लगे। इस तरह बाबा ने धीरे धीरे खुद की फौज तैयार कर ली। भोली वाली जनता को उनके द्वारा तैयार किए गए एजेंट
बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे कि जनता उन्हें भगवान की तरह देखने लगी। बाबा ने अवैध निर्माण करवाया है। बाबा के साथ काफ़ी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बाबा के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ये किसी को पता नहीं। उन्होंने दूसरे के नाम पर तमाम गाड़ियाँ खरीदी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे अंधविश्वास में न फंसे। कोई बाबा भगवान नहीं होता। अगर इंसान भगवान होता तो फिर भगवान भगवान हो ही नहीं सकता था। ठीक है। और यहीं दूसरी ओर बागेश्वर बाबा ने भक्तों को उनके जन्मदिन को अपने घर पर ही मनाने के लिए विनती की है। हाथरस में श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ के चलते हुए बड़े हादसों को देखते हुए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 4 जुलाई को होने वाले अपने जन्मदिन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इस कार्यक्रम में भी लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, 4 जुलाई को उनके जन्मदिन को लेकर बहुत व्यापक तरीके से उत्सव की तैयारियां चल रही है। इसके लिए हमने खूब व्यापक व्यवस्था की थी, लेकिन 1 तारीख से ही मंगल बागेश्वर धाम में जन समुदाय का मेला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा भीड़ पहुंच गई। आप लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यही निवेदन है कि जो वहाँ जहाँ है वहीं से उत्सव को मनाएं। घर बैठकर हनुमान चालीसा। पुलिस का दावा सलमान को दी गई थी। सलमान की सुपारी दी गई थी। जी हाँ, सलमान की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। अभिनेता सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जांच कर रही नवी मुंबई पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इन चारों ने सलमान के घर और फार्म हाउस की रेकी की थी। इनमें से अजय कश्यप ने पाकिस्तान में रहने वाले डोगर नाम के शख्स से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया था, जो सलमान पर अटैक करने के लिए वहाँ से एक AK-47 मंगवाने वाले थे। आरोपी गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी के भी संपर्क में थे। अरेस्ट हुए ये सभी आरोपी गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी के भी संपर्क में थे। पुलिस ने ये भी आशंका जताई कि पांचों सोशल मीडिया पर जुड़े अपने फॉलोअर्स का भी इस हत्या को अंजाम देने में इस्तेमाल कर सकते थे। सभी आरोपियों के बीच कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाने वाला अजय कश्यप है। अजय हथियारों की स्मगलिंग में भी शामिल था। इसके अलावा पुलिस को ये भी जानकारी मिली थी कि कई शहरों से आने वाले लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग के तकरीबन 60 से 70 गुर्गे सलमान खान की हत्या के फिराक में थे। एयरपोर्ट पर दुकान खोल के करोड़ों के सोने की तस्करी। जी हाँ, एयरपोर्ट पर दुकान खोल करके करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी की जा रही है। चेन्नई एयरपोर्ट का मामला है ये। साबिर अली एक यूट्यूबर है, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। साबिर पर गोल्ड स्मगलर की मदद करने का आरोप है, जिसके लिए उसने चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाखों रुपए खर्च करके एक दुकान खोली थी। अब सुरक्षा एजेंसियों ने साबिर अली और उसकी दुकान में काम करने वाले 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार साबिर ने सोने की तस्करी के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पर 70 लाख रुपए में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए दुकानों का प्रबंध का काम करने वाली विद्वेता कंपनी से एक दुकान किराए पर ली। इसके बाद उसने एयरपोर्ट पर गिफ्ट की एक फर्जी दुकान खोल ली। इतना ही नहीं, उसने यहाँ काम करने के लिए 7 कर्मचारी भी रख लिए, जो सोने की तस्करी में साबिर की मदद करते थे। दुकान का असली मकसद विदेशों से लाए गए तस्करी के सोने को एयरपोर्ट से बाहर निकालना था। विदेशों से गोल्ड लेकर आने वाले स्मगलर्स सोने को साबिर की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों को चुपके से दे देते थे। ये कर्मचारी इन यात्रियों से बाथरूम में सोना ले लेते थे। एयरपोर्ट पर सोना साबिर के कर्मचारियों को देने के बाद स्मगलर्स
एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि वहीं से श्रीलंका चले जाते थे। इसके बाद साबिर और उनकी गैंग में शामिल कर्मचारी इस सोने को एयरपोर्ट से बाहर निकालते थे। साबिर के कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर काम करने की वजह से विशेष पहचान पत्र मिले थे और इन्हें सोना एयरपोर्ट से बाहर निकालने में दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि इनकी सुरक्षा जांच में छूट मिली हुई थी। 2 महीने में 267 किलो सोने की तस्करी। सूत्रों के अनुसार साबिर अली को खुदरा व्यापार का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। आबू धाबी में रहने वाले एक श्रीलंकाई ने उससे संपर्क किया और उसे दुकान किराए पर लेने के लिए 70 लाख रुपए भी दिए। दुकान इस साल फरवरी में खोली गई थी। ऑनलाइन जॉब पोर्टल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। पूछताछ में पता चला है कि साबिर और उसके गैंग ने पिछले 2 महीने में 267 किलोग्राम सोने की तस्करी की है, जिसकी कीमत 167 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सीमा सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार साबिर अली और उसकी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पिछले 2 महीने में लगभग 3 करोड़ रुपए का कमीशन भी कमाया है। जी हाँ, इस प्रकार सोने की तस्करी एयरपोर्ट पर दुकान चला के हो रहा है। अगली खबर है, महिला आयोग की दुर्दशा के लिए आप सरकार जिम्मेदार। बीजेपी भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वाति मालीवाल द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली महिला आयोग की खस्ता हालत पर पूछे गए सवाल पर कहा कि दिल्ली महिला आयोग की खस्ता हालत के जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री और ये सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता का प्रमाण है। प्रेस वार्ता का संचालन प्रदेश प्रवक्ता न्योमा गुप्ता ने किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 2013 से ही महिला अधिकारों का हनन करती रही है। कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग में जब अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को अध्यक्ष बनाया था, उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि दिल्ली महिला आयोग कैसे अद्भुत काम करता है, लेकिन अब वही मालीवाल केजरीवाल को पत्र लिखकर सवाल उठा रही है कि महिला आयोग कितने खस्ते हालत में है। सहरावत ने कहा, अपने पत्र के माध्यम से स्वाति मालीवाल ने जो तथ्य सामने रखे हैं उसके अनुसार 115 महिलाएं, जिनमें अधिकतर एसिड अटैक से पीड़ित है, उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग में 80% कर्मचारी अनुबंध पर थे, जिन्हें वेतन नहीं दिया गया और बिना किसी नोटिस के उन्हें बाहर कर दिया गया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि पिछले 6 माह से दिल्ली महिला आयोग ने इसके अलावा आयोग में एक दलित महिला सदस्य का होना संवैधानिक रूप से जरूरी है, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया कंट्रोल रूम 181 नंबर, जहां पीड़ित महिला अपना दुख दर्द साझा करती थी और सहायता मांग सकती थी, ऐसे सभी नंबरों को बंद कर दिया गया है, जो इस सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। DCW को बंद करना चाहती है दिल्ली सरकार। राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग DCW की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार महिला आयोग को बंद करने की पर अड़ी हुई है और उसने 181 महिला हेल्पलाइन को भी बंद कर दिया है। इस बाबत उन्होंने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर 181 महिला हेल्पलाइन के बंद होने और उनके इस्तीफे की बाद DCW की स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया है। सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब से मैंने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने आयोग के खिलाफ हमला शुरू कर दिया है। पिछले 6 महीनों में किसी को वेतन नहीं मिला है। बजट में 28.5% की कटौती की गई है। 181 हेल्पलाइन वापस ले ली गई है। अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पद भरने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। दलित सदस्य का पद 1.5 वर्षों से खाली है। मेरे पद छोड़ते ही आयोग को फिर से एक कमज़ोर संस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नेपाल में फिर बदलेगी सरकार। प्रचंड को हटाने के लिए ओली और नेपाली सरकार ने कांग्रेस ने मिलाया हाथ।
नेपाल में सोमवार रात बड़ा सियासी खेल खेलते हुए नेपाली कांग्रेस और CPN-UML ने नई सरकार के गठन के लिए समझौता कर लिया। इस समझौते के बाद पुष्पदहल कमल प्रचंड को प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा। दोनों दलों के नेताओं ने इस समझौते की पुष्टि की है। इस समझौते की बात गत 4 मार्च को जो सरकार बनी थी उसका गिरना तय और नई सरकार के बनने का रास्ता साफ हो गया है। यदि प्रचंड सत्ता से हटे तो नेपाल में एक साल में ये तीसरी बार होगा जब सरकार बदलेगी। नेपाल की राजनीति को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि ये संकट पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने खड़ा किया है। दरअसल ओली को नेपाल की राजनीति में पलटू राम के नाम से जाना जाता है। उनकी छवि ऐसी है कि नेपाल की राजनीति में ओली पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। समझौते के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और UML के चेयरमैन KP शर्मा ओली के बीच हुए इस समझौते के तहत दोनों नेता 1.5 साल के लिए बारी बारी से PM बनेंगे। समझौते के मुताबिक पहले ओली नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। नई सरकार के बारे में जल्द ही घोषणा होगी। 1.5 साल सरकार चलाने के बाद अगले चुनाव तक वह सरकार का नेतृत्व देउबा को सौंप देंगे। पूर्व विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सौद ने समझौते की पुष्टि करते हुए बताया कि देउबा और KP शर्मा ओली ने नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सोमवार मध्य रात्रि को समझौते पर हस्ताक्षर किए। सौद नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य भी हैं। सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें। नेपाल के प्रतिनिधि सदन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास 89 सीटें जबकि CPN-UML के पास 78 सीटें। दोनों दलों की संयुक्त संख्या 167 है जो 275 सदस्य सदन में बहुमत के 1/3 सीट के आंकड़े के लिए पर्याप्त है। देउबा और ओली ने दोनों दलों के बीच संभावित नए राजनीतिक गठबंधन की जमीन तैयार करने के लिए शनिवार को भी मुलाकात की। इसके बाद ओली की CPN-UML ने प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से रिश्ता खत्म कर लिया था। महज 4 महीने पहले ही इस सरकार को अपना समर्थन दिया था। 13 साल में 13 सरकारें नेपाल में पिछले 16 साल में 13 सरकारें बनी हैं जिसमें इस हिमालयी देश की राजनीति प्रणाली की कमजोरी जाहिर होती है। CPN-UML के करीबी सूत्रों ने बताया कि प्रचंड प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के मंत्री दोपहर को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। CPN-UML के सचिव शंकर पोखरेल ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए मीडिया कर्मियों को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ एक समझौता किया गया है। PM पद से इस्तीफा नहीं दूंगा प्रचंड। नेपाल के सबसे बड़े दलों नेपाली कांग्रेस और CPN-UML के बीच नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौते बनने के बीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के सचिव गणेश शाह ने बताया कि पार्टी पदाधिकारियों की मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में प्रचंड ने कहा कि वे पद से इस्तीफा देने के बजाय संसद में विश्वास मत का सामना करना पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड 69 ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान संसद में 3 बार विश्वास मत हासिल किया है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि मौजूदा गठबंधन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड और CPN-UML प्रमुख ओली के बीच वार्ता विफल हो गई है। CM आवास रिनोवेशन मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 अधिकारी निलंबित। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में नवीनीकरण रिनोवेशन में अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। LG के आदेश पर इस मामले में 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं और 5 अन्य पर कार्रवाई के लिए LG के निर्देश पर सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPW को पत्र लिखा है और कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने CPW के महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा कि LG सक्सेना ने 5 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई तक की सिफारिश की है क्योंकि वे या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनका दिल्ली से बाहर ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वे CPW के अधिकार क्षेत्र में हैं। निलंबित किए गए 2 अधिकारी कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजनी
रजतकांत है, जो अभी भी दिल्ली सरकार में तैनात है। इस मामले में यह पहली कार्रवाई है। इससे 1 साल पहले सीएम आवास में अनियमितता मामले में सभी 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसमें आवास के नवीनीकरण पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सतर्कता विभाग ने खर्च और काम शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद हिरासत में है। उनका परिवार इसी आधिकारिक आवास में रहता है। इसके अंदर ही सीएम का कैंप कार्यालय भी है। एलजी ने जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, इनमें 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें तत्कालीन प्रधान मुख्य अभियंता A.K. आहूजा और तत्कालीन कार्यकारी अभियंता केंद्रीय और नया डिवीज़न के शिवनाथ धारा हैं। इन दोनों के खिलाफ बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई। इनके अलावा अन्य 3 अधिकारी तत्कालीन मुख्य अभियंता पूर्व मंडल P.K. परमार, प्रधान मुख्य अभियंता अशोक कुमार राजदेव और अधीक्षक अभियंता अभिषेक राज हैं। ये तीनों अधिकारी इस समय दिल्ली से बाहर तैनात हैं। सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल जारी किया था अधिकारियों को नोटिस। सतर्कता निदेशालय ने अधिकारी के आवास नवीनीकरण पर लगभग 53 करोड़ रुपए के बेकार खर्च का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनसे मामले में विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर उनकी ओर से विभिन्न स्तर पर चूक के आरोपों का जवाब देने के लिए कहा गया था। एक अधिकारी ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि ये देखा गया है कि ये अधिकारी मामले को विलंबित करने के लिए टालमटोल की रणनीति अपना रहे हैं और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इन अधिकारियों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन 4 दौर की मुकदमेबाजी में किसी भी अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। अधिकारी ने कहा कि CPW की सिफारिश मिल गई है। अधिकारी ने कहा कि किसी भी कार्रवाई के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की मंजूरी लेनी होगी। सतर्कता निदेशालय ने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर लगभग 53 करोड़ रुपए के बेकार खर्च का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनसे मामले में विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर उनकी ओर से विभिन्न स्तर पर चूक के आरोपों का जवाब मांगा था। किशोरी को अगवा कर गैंग रेप और हत्या की कोशिश में वांटेड मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एक किशोरी को अगवा कर गैंग रेप और एक महिला की गोली मारकर हत्या की कोशिश में वांटेड एक बदमाश को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान बलसवा डेरी निवासी कमल सिंह उर्फ पहाड़ी 26 के तौर पर की है। वह पहले भी 2 आपराधिक वारदात में शामिल रहा है। DCP क्राइम ब्रांच सतीश कुमार ने बताया कि पिछले साल जून माह में एक लड़की को अगवा कर आरोपी मिर्ची और पाटल ने उसके साथ गैंग रेप किया था। इस वारदात के बाद आधी रात पीड़िता डरी सहमी अपने घर लौटी थी। रास्ते में किशोरी को 2 जानकार करण और विशाल मिले। उन्हें किशोरी के साथ गैंग रेप होने का पता चला। वे किशोरी को उसके घर छोड़ने के बहाने स्कूटी से अपने एक दोस्त के कमल सिंह के घर बलसवा इलाके में ले गए, जहाँ तीनों ने मिलकर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। स्वरूपनगर थाना पुलिस ने इस बाबत केस दर्ज कर 4 आरोपियों करण, विशाल, पाटिल और मिर्ची को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कमल और पहाड़ी फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच NR2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप स्वामी की टीम भी दिल दहलाने वाले इस केस की जांच कर रही थी। टीम को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी बलसवा इलाके में मौजूद है। तुरंत DCP नरेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में SI सुखविंदर सिंह, रवि सैनी, ASI सुनील, अनिल, HC प्रवीण राज आदि की टीम गठित की गई। टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने साथियों के साथ किशोरी को स्वरूपनगर से अगवा कर बलसवा डेयरी में गैंग रेप की बात कबूल की। आरोपी ने बताया कि इस वारदात में के लगभग 2 महीने के बाद वह अपने दोस्त फैजान के साथ बाइक से प्रेम उर्फ टोपी के घर गया और उसके घर के मुख्य द्वार पर 2 गोलियां चलाई। इस वारदात में एक महिला घायल हो गई। इस बाबत कंजावला थाने में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। वह दोनों वारदात में वांटेड था। कैंसर से जूझ रही हिना खान के लिए परेशान हुई साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुत प्रभु। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में अप्सरा का किरदार निभाकर हर किसी का दिल जीतने वाली हिना खान इस वक्त बेहद ही बुरी समय से गुजर रही है। एक्ट्रेस ब्रेस्ट कैंसर की 3rd स्टेज से जूझ रही है, जिसका खुलासा उन्होंने
खुद बीते दिनों एक पोस्ट के जरिए किया था। इस खबर ने हिना खान के फैंस को हिलाकर रख दिया है। हर कोई उनके लिए परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कई लोग उनके जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआ भी कर रहे हैं। इसी बीच अब हाल ही में साउथ की एक्ट्रेस समंता रुथ प्रभु ने भी पोस्ट शेयर कर उनके लिए चिंता जताई है, साथ ही उनके लिए दुआ भी मांगी है। समंता ने हिना को बताया वॉरियर। समंता रुथ प्रभु ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर हिना खान को एक तस्वीर पोस्ट की है जो उनके अवार्ड शो का है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए समंता ने कैप्शन में लिखा, हिना खान के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, हिना खान रियल वॉरियर है। वहीं समंता ने पोस्ट को देख हिना खान ने उसे अपनी स्टोरी पर रीशेयर किया और लिखा, किसी को जानना ना जानना पर मैं जानती हूँ कि आप एक शानदार स्टार हैं। आप एक शानदार स्टार है। जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को हैंडल किया है जो सबसे अलग है। ढेर सारा प्यार आपको समंता रुथ प्रभु। आपकी समंता रुथ प्रभु। इन दोनों एक्टर्स का एक दूसरे के लिए ये प्यार और सम्मान देख लोग भी इनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। एक्ट्रेस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि बीते दिनों हिना खान के बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें सामने आई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही एक्ट्रेस ने ये खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है और इसे सुनते ही उनके फैंस हैरत में पड़ गए। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि हाल ही में उन्हें पता चला है कि वे स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित है। वहीं बीते दिनों हिना ने अपनी पहली कीमोथेरेपी करवा ली है। इस दौरान एक वीडियो यह भी उन्होंने अस्पताल से शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस जज्बे के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो अस्पताल में भर्ती हुई है। भारत लाया जाएगा मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी राणा। मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमलों में संलिप्तता के लिए भारत में वांछित अपराधी तहव्वुर राणा की अमेरिका भारत प्रत्यर्पण संधि के स्पष्ट प्रावधानों के तहत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अमेरिका के एक अटॉर्नी ने एक संघीय अदालत में ये बात कही। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी आपराधिक अपील प्रमुख ब्राम एल्डेन अमेरिकी की एक अदालत में अंतिम दलीलें दे रहे हैं, जहां राणा ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की है। कैलिफोर्निया की अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी राणा 63 ने मई में अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की थी। अदालत में मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी को भारत प्रत्यर्पित करने के अमेरिकी सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एल्डेन ने कहा, राणा को संधि के स्पष्ट प्रावधानों के तहत भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है और भारत ने आतंकवादी हमलों में इसकी भूमिका के लिए उस पर मुकदमा चलाने की संभावित वजह साबित की है। इन हमलों में 166 लोगों की मौत हो गई तथा 239 लोग घायल हो गए। एल्डेन ने 5 जून को अदालत में दलीलें पेश करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका दोनों संधि के प्रावधान पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने अब कहा कि इस प्रावधान की व्याख्या अपराध के तत्वों के आधार पर की जानी चाहिए, न कि उन अपराधों के अंतर्निहित आचरण के आधार पर। राणा अभी लॉस एंजिल्स की जेल में बंद है।